नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चिंतन चेतना के इस एपिसोड में। आज हमारे इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं कर्मयोगी, एक सच्चे कर्मयोगी गोपाल दास अग्रवाल जी से। गोपाल दास जी, आपका हार्दिक स्वागत है चिंतन चेतना के इस एपिसोड में। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जो पहला सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहूँगी और हमारे सब दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे साथ साझा करें। ओके, यदि मैं पुराने में जाऊँ, बचपन में जाऊँ, तो हमारा परिवार बहुत गरीब था, बहुत गरीब। जैसे कि घर भी इतना छोटा था, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होता था। और हम स्कूल में पढ़ते थे, 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े। उसका नाम भी था स्कूल का टीकाराम छेदालाल। तो बड़ा फनी और जैन स्कूल था वो, बेसिकली मैनेज बाय जैन कम्युनिटी। तो सारा जैन धर्म वगैरह सीखा वहाँ से, उनकी प्रार्थना करते सब पढ़ते रहे। लेकिन शुरू से मेरे को लगता था कुछ अलग कुछ करना ही चाहिए था, बचपन से ही कुछ था। तो ऐसे ही जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके घर गया और घर में और उसकी फैक्ट्री भी थी, फाउंड्री थी। तो मैंने देखा 25-30 लोग काम कर रहे हैं। हम लोग छत पे गए, वहाँ से देखा 25 लोग काम करें। तभी से ऐसा माइंड था, बड़ा अनकॉन्शियस माइंड में, कि अपन भी ऐसा लगा सकते हैं क्या। जब भी जीरो कुछ इवन नथिंग एक्चुअली। तो अभी सब माइंड पे सब माइंड में बैठ गया। तो उसके बाद फिर चलता रहा। फिर फाइनेंशियल कुछ अच्छी हुई, पिताजी ने बंगला खरीद लिया, फिर वहाँ शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। सो मैंने BSc किया। उसके बाद हमारे क्या है कि फादर का शुगर का होलसेल बिजनेस है, तो बहुत बड़ा काम था। जब भी दुकान पे जाओ, शुगर वैसे माइंड में कहीं बनती कैसे। तो अगर मैं आपकी बातों से एक पता लगाऊं, तो आप थोड़े हठी किस्म के थे और एक ऐसी हट आपने पकड़ी जिसको आपने जब तक अचीव नहीं किया तब तक आप शांति से नहीं बैठे। क्या आप उस हट के बारे में बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? मैं थोड़ा एम्बिशियस तो था, लेकिन हट्टी के बारे में आजकल सब लोग मेरे को सबसे सॉफ्ट मानते हैं। अच्छा। मतलब है ही नहीं किसी बात में। इन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ, चले गए। कोई हट है ही कहना कि कोई चीज़ है ही नहीं अपनी। लेकिन हाँ, बस ये था कि थोड़ा एम्बिशंस रहता था ये करना। एक हट, एक करने की जो इच्छा थी कि आप अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जैसे आपके कितने भाई बहन हैं आपके परिवार में? आपकी माता जी मतलब किस तरह की पालन वगैरह आप लोगों का किया, किस तरह का आपको जो एटमॉस्फेयर है बचपन में आपको मिला घर से, किस तरह से सपोर्ट आपके जो बोलेंगे भाई बहनों का है, कैसा रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा रहा। हमारे पिताजी जो थे बहुत ही प्रिंसिपल के आदमी थे, और मदर थोड़ा कड़क थी अभी भी है कड़क, वो थोड़ा कड़क थी। लेकिन अपने जैसे कि ऑर्डिनरी एवरेज फैमिली में होता है, उसी तरह का खाना बनना, शाम को बैठ के सब लोग साथ में जल्दी खा लेने का। पिताजी डिसिप्लिन वाले थे, वो सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक को जाते थे। लौट के आए तो उनको हर मेंबर जगा हुआ मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई 8 बजे से उठ रहा है, कोई 7:30 बजे उठ रहा है, बिल्कुल लाभ नहीं था। तो इस तरह लाइफ बड़ी सिस्टमेटिक और वो रही है। तो जैसे कि फिर परिवार में आता है कि हमारे पिताजी को ये था कि कोई बच्चा बाहर ना जाए पढ़ने के लिए, ऐसा उनको था। प्यार बोलो तो क्या बोलो। तो जब मैं BSc कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा मैं शुगर टेक्नोलॉजी करूँगा। तो मैंने वहाँ पे कानपुर में अप्लाई कर दिया, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। वो उस समय एशिया में एक ही इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पर रिटन टेस्ट हुआ, तो वो मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब सक्सेसफुल की लिस्ट आई, उसमें मेरा नाम आ गया। फिर इंटरव्यू हुआ इवनिंग में, वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है। तो लेकिन जब सेलेक्टेड करने की लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो अपन एकदम बहुत मायूस हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, रात को ट्रेन पकड़ के आगरा गए घर पे। अच्छा, जब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने और कहीं अप्लाई भी नहीं आता, भाई MSc कर लो, मैं कोई कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, सबकी डेट निकल गई थी। तो फिर अभी मैं ऐसा मायूस था, तो माता जी ने एक पूजा ऑर्गेनाइज की, सत्यनारायण की पूजा। और पूरे नॉर्मली पिताजी माता जी बैठे थे ना, उन्होंने बोला नहीं आज गोपाल बैठे। हम पूजा में बैठे, इतनी देर में ही मेरी सिस्टर आई, तो भाई कोई बुला रहा है तुमको, पोस्टमैन आया है। तो बिना पूजा छोड़ के हम भाग गए। तो देखा कि टेलीग्राम सेलेक्टेड, ब्रिंग फीस एंड जॉइन।
तो बहुत खुशी होगी। तो उस वक्त घर का माहौल कैसा रहा होगा जो आपने सोचा और जिसको आपने ये सोचा कि आपको मिला नहीं, हाँ। और वो एक पूजा में बैठने के बाद जो आपको एक संदेश आया कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद पूरे घर का माहौल कैसा रहा? मैं तो बहुत खुश था कि माताजी पिताजी का सोचना था भगवान की पूजा के कारण। जी। उनका सोचने का ये था कि भगवान जो है सत्यनारायण भगवान ने सुन लिया। उसके बाद की आपकी जो जर्नी, जब आपका सिलेक्शन हो गया और आप वहाँ पे पढ़ने गए, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो कैसी आपको चैलेंजेस कुछ आए, ऑब्स्टिकल्स कुछ आए, आपने किस तरीके से उनको फेस किया, और मतलब आपने उसके बाद उसको किस तरीके से उत्तीर्ण करके आप आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब हम कानपुर पढ़ने जा रहे थे तो पहली बात तो ये है कि पिताजी को कि बेटा बाहर जा रहा है, यानी वे पहुँचे वहाँ पर तो अपन बहुत सिंसियर एकदम थे, एकदम सीधा साधा बच्चा होता है ना वैसे थे, ना कभी पान पूरा खाना, ना सिगरेट पीना, ना कोई बुरे दोस्तों के साथ, बिल्कुल नहीं था, एकदम डिसेंट जो बॉय होता है ना वैसे थे। कानपुर में पहुँचे, कुछ परेशानी हुई थी नहीं हुई थी, और फादर का वो था जब भी तुमको पैसे कम पड़े तो उनके व्यापारी थे शुगर के, वहाँ से ले आना, उनका ऑफिस कानपुर में ही था, वहाँ से ले आना, और अपने इंस्टीट्यूट से जब भी संडे को कभी भी जाकर ले आना जी। तो लेकिन वो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, घर से जो छुट्टियों में आते थे, जब जो पैसे लेकर जाते थे उसमें ही काम चल रहे थे। और लकीली जो वहाँ पर यूपी के कैंडिडेट्स थे तो उन कैंडिडेट्स में मैंने टॉप किया था, तो आई गॉट स्कॉलरशिप ऑल्सो, थोड़ा उससे चलता रहा ऐसे ही। मैं आपकी किताब के ऊपर तो बाद में आऊँगी, लेकिन मैंने इस किताब को जब पढ़ा, मुझे इसमें एक बड़ा अच्छा सा किस्सा ऐसे नज़र आया कि आपके दादाजी तंबाकू खाते थे, तब आपको बड़ा गुस्सा आता था जब वो आपको बुलाते थे तंबाकू देने के लिए, और बाद में मतलब एक फीलिंग आती थी कि ये सही है या नहीं है, और बाद में आपने खाना चालू किया या नहीं किया, या उसके क्या मतलब आपका उसके लिए क्या जो है आपका वो वर्ड्स होंगे कि आप क्या कहना चाहोगे कि उस वक्त का जो आपने उनके लिए सोचा, आज उस बारे में क्या बोलोगे? जब बाबा कुछ बोलते थे तो तम्बाकू खाते थे, इसलिए भी कोई आपत्ति नहीं थी, ना कोई गुस्सा था, मतलब मैं खेल रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ या गोपाल मेरी तम्बाकू लिया, तो वो इरिटेशन होता था, वो मैं अभी रिपेंट करता हूँ कि बाद में अब तो जब मैं जॉब करने गया, बिजनेस स्टार्ट किया, तब तक मैंने कभी तम्बाकू नहीं खाई, कभी सिगरेट भी। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो खूब तम्बाकू पान परा खाया और सिगरेट बहुत। जी, आपने जैसे आपका एजुकेशन बताया शुगर टेक्नोलॉजी के, आपने उसमें एजुकेशन बीएससी किया, आप जब आपने बिजनेस शुरू करने का कैसे सोचा कि शुगर इंडस्ट्री में आपने कदम रखने का, आपको क्या इंस्पिरेशन मिला कि आपने अपना बिजनेस जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया और उसको बढ़ाया? हाँ, तो देखिए कि हमारी जो फैमिली है ना उसमें सब लोग बिजनेस करते हैं, बहुत छोटे छोटे से भी, और पिताजी तो हमारे घर आगरा के लीडिंग बिजनेसमैन हुए थे उस समय तक शुगर के, मतलब हमारी कोठी भी जानी जाती थी चीनी वालों की कोठी, वो इस तरह के मतलब बड़े थे। तो मेरे माइंड में शुरू से था कोई ना कोई बिजनेस करूँ। एक तो था कि छोटा सा शुगर प्लांट लगा दूँ, जिसको बोलते हैं खंडसारी शुगर, बहुत छोटा होता है 100 टन पर डे का, जो कि कम पैसों में लगता है। एक तो था तो वो करूँ, वो सोचा। फिर मैं सोचा कि मेरी ट्रेनिंग हुई थी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सुमैया ग्रुप की फैक्ट्री में, सुमैया ग्रुप है ना जी जी जी, उनका कॉलेज भी है यहाँ पर विद्या विहार में, तो उनकी फैक्ट्री में हुई थी मेरी ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग वाला किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जब मैं बताता हूँ। बिल्कुल जी। वो हमारे पिताजी शुगर मर्चेंट थे, उनका भी शुगर का बहुत बड़ा बिजनेस था, और काफ़ी उनके डायलॉग होते रहते पिताजी में। एक बार वो आगरा आए पिताजी के पास, गद्दी पे बैठे, इज सच ए बिग मैन, और पिताजी तो बड़ा हो छोटा हो सब बराबर बिजनेसमैन है ना, उनको भी अपनी गद्दी पे पास ही बैठा दिए। तो वो ही वांटेड टू गो टू ताजमहल। ये उस समय की बात है जब मैं कानपुर में पढ़ रहा था, उस समय की बात है, पढ़ने की बात है। तो मैं ताजमहल गया, तो मैंने रास्ते में उनको बोला कि आप हमको अपनी फैक्ट्री में ट्रेनिंग में भेज दीजिए ना, तो स्कूल वाले इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग हम अपनी फैक्ट्री बोल दीजिए, तो डायरेक्ट कमीशन डायरेक्टर को लिख दीजिए, तो वो हमको बुला लेगा, आपके हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब ना यस ना। तो हम सोचा चलो तो गैर नहीं, इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब लेटर आया कि आपको ट्रेनिंग में कहाँ जाना है, तो उनकी फैक्ट्री का आ गया। तो आई डोंट नो इट इज ए कोइंसिडेंस और ही स्पोक टू देम टिल नाउ, टिल टुडे आई डोंट नो। ऐसा। तो फिर साकरबाड़ी में आए,
साकरबर्ड में आए तो इट वाज 1973, तब शादी हुई। जी। शादी का ही बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। अरे वाह, वो तो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। शादी में हम लोग आगरा में शादी हुई और फिर ये थोड़े दिन वहाँ रुकी और हम अकेले साकरबर्ड फैक्ट्री में आए, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो वहाँ पे शिफ्ट हुआ करती थी 4 to 12, 12 to 8, 8 to 4 शिफ्ट में काम करते थे। फैक्ट्री राउंड द क्लॉक चलती है ना, शुगर फैक्ट्री, और हम तो जूनियर थे तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता था। तो हमने वो नाइट शिफ्ट किया 8 to 4। वो घर आए, हम छोटा सा बंगला देते थे, तो हर एक को तो छोटा बंगला ही था, वो अच्छा खासा ही था। तो देखा ताला टूटा हुआ, अंदर गए तो कुछ सामान ही नहीं हमारा, और फिर देखा कि लोग मुँह धो गए, सुबह के 4 बजे थे, मुँह धोआ तो देखा टॉवल भी नहीं है। और मैं जो आगरा से इन्होंने वाइफ ने बहुत सारे अपना सामान, मैं इतना कहाँ ला के लाऊंगी, अपने बहुत सारे कपड़े यानी क्या क्या चीज़ें मिर्चा करती थी, वो सब चला गया। ऐसा हुआ। फिर और लोगों ने मुझे अपनी शर्ट वर्ट दी और चलते गुजारे। फिर मैंने वहाँ पर आकर फ़ोन किया तो इनके ब्रदर जो है बहुत सारा सामान लेके आ गए। फनी और वो लोग तो सोचते थे अभी गोपाल पार्टी नहीं देगा, लेकिन हमारे पिताजी तो बहुत वो भी ना जरूरत दिलदार, वो भी ऐसे ही थे, बड़ी शानदार पार्टी थी। वो चोरी हो गई तो होने दो। अच्छा, आपकी श्रीमती जी का आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ तो क्या है, ये गेस्ट को बहुत अच्छा अटेंड करती हैं, मेरे परिवार से बहुत अच्छे संबंध रखती हैं, कोई भी जाए उसको बहुत इम्पोर्टेंट देती हैं। तो मैंने एक बार इनको गेस्ट को इतना मानती हैं तो 25th मैरिज एनिवर्सरी मैंने लिखा भी था कि ये खुदा मेरे घर की बरकत न चली जाए, आज 2 दिन से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये लिखा मैंने। अरे वाह। खुदा मेरे घर की बरकत न चली जाए। एक बिजनेसमैन के लिए आप किन क्वालिटीज का होना जरूरी समझते हैं? वेरी गुड। एक दिन आपको बता दूं, हार्ड वर्किंग होता है, एंड योर हार्ड वर्किंग बीट्स योर टैलेंट। So कि talent will not be successful without your hard work. This is a fundamental rule. Number 2, you should be very committed to your work. जो भी प्रॉमिस बिजनेस में किया है आपने, वेरी कमिटेड टू योर वर्क, दैट विल मेक योर गुड। एंड थर्ड आता है कि कभी कोई गलती से भी आपका कमिटमेंट हो गया हो, आपको लॉस भी हो रहा हो, उसको आप पूरा करो, तो वो आगे के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, माउस करने से हो। ये मेरे 3 अपने पर्सनल प्रिंसिपल थे। आप अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको क्या सीख या क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो मैं 3 अडॉप्ट किए ना, सेम 3 थी। सेम। वर्क हार्ड, आपका टैलेंट अपने आप वर्क आएगा, नहीं तो टैलेंट कुछ काम नहीं करेगा। बी कमिटेड, मतलब किसी को जो प्रॉमिस किया है उसको ऑनर करो, भले प्रोसेस यू में लूज समथिंग, लूज इट, मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब जो है वो लिखी गई है, और इनको लिखी है साक्षी सिंह और सौरभ अग्रवाल ने, और इसका टाइटल है नॉट शुगर कोटेड। जैसा कि टाइटल इसका है नॉट शुगर कोटेड, वैसे ही ये पर्सनालिटी है हमारे सामने बैठी है। इस किताब को जब मैं ऐसे देख रही थी, मुझे एक इसमें किस्सा नज़र आया फिल्म स्टार का। अब मैं आपसे चाहूँगी कि वो किस्सा ज़रूर आप सबके साथ साझा कीजिए। वो ऐसा है कि जब मैं चेन्नई जाता था तो मैं हमेशा होटल सवेरा में ठहरता था, मतलब काफ़ी, मतलब ये आई एम द पायनियरिंग, मतलब मेरा वही था होटल सवेरा। जब उसका रेंट जो 300 रुपये हुआ करता था, 300 रुपये पर नाइट, अभी आज जो 5000, तब से मैं अभी भी वही है मेरा घर। चेन्नई जाऊँगा जैसे सवेरा, तो सवेरा में मैं उतरा अपने रूम से नीचे, और एक मेरी मीटिंग थी 3 बजे, तो मैं नीचे जल्दी उतर गया 2-2:15 बजे, देखा शूटिंग चालू है, तो वहाँ पर सोफे बैठ गया, और कमिश्नर के पास मीटिंग में तो चाय वाय लगा के जरा अच्छी तरह बैठ गया। तो रेप की हीरोइन थी वहाँ पर, हम बैठे हुए थे, जैसे मेरा टाइम हुआ मीटिंग अटेंड करने होटल है, तो क्रू बोला नहीं सब बैठिए, इसकी मीटिंग को कहते हुए फिर उठने लगा, फिर वो नहीं माना, प्लीज़ बैठिए। थर्ड टाइम मैं नाउ जी ऑलरेडी 3 o'clock का मेरा अपॉइंटमेंट, और 3:15 बजे 15 मिनट जाने में लगेगा, तो मैं उठ के चला गया। तो भाई सौरभ ने लिख दिया
वो स्टार बन जाते हैं सौरभ भाई के। मतलब ये तो है फिल्म में आ जाती है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा जब मैंने इसमें पढ़ा कि आप एक भावी स्टार से भी मिल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर। आपको ये जो किताब लिखने का इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया कि मैं अपनी जो जीवनी है वो साझा करूँ सबके साथ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं एक्चुअली जीवनी तो लिखना ही चाहता था। मैं अभी हमारी कंपनी वो 1976 से स्टार्ट हुई, 47 से। तो मैं सीरीज की जर्नी और 47 ईयर्स क्या रही, सो दैट अपने आने वाले बच्चे, फ्रेंड्स के बच्चे भी थोड़ा समझे कि क्या क्या वो होता है। तो उस हिसाब से चाहता था, लेकिन मेरा बेटा सौरभ ही इज ए वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो। हाँ या तो उसने लिखना शुरू किया, बोला नो आई मेक योर स्टोरी। बोले सीरीज ही नहीं, जी दिया था सीरीज ही नहीं, ऐसे उसने बोला। लगे अच्छा ही लगेगा, हमको इतने बड़े हो गए कि बोले नहीं मीडियम क्लास में आप अच्छे हैं, स्मॉल स्केल में आप अच्छे हैं, और लिख दी उसने, इसलिए मैंने आपको। जो एक आखिरी सवाल जो हम सब दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप उनके लिए कोई एक संदेश या मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं तो एक संदेश यही देना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया है कि पीपल बिलीव इन लॉट ऑफ प्लानिंग एंड ऑल दैट, बट आई डिड नॉट डू दैट। जैसे आता गया उसको अपनी ईमानदारी के साथ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली करते गए। तो जितनी कन्वेंसिंग हो जाती है, माउथ कन्वेंसिंग, तो वो बहुत काम करती है। बजाय बहुत सारा ऐड करो, ये करो, मैंने नहीं किया। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस हैज वर्कड आउट फॉर मी, सिंपलिसिटी वर्कड आउट फॉर मी। But I cannot imagine, na. I was so from a very poor family. I cannot imagine that I will travel by air. I will work in 35 countries. I cannot imagine, na, that time. I would have left. वो उसका भी यही हुआ था। ये इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है, वो वही हुआ करती थी उस समय। तो चेन्नई में बहुत रेन हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गई। ठीक है, आई स्टेड इन ए होटल, उन्होंने ठहरा है ताज होटल में ठहरे। तो वहाँ पे एक जोशी था जी, तो उन्होंने स्टैंड उसमें भी दिया है। तो मैं उसके पास गया, तो भाई क्या कितने पैसे लेते हो? बोला 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ टू मच फॉर मी, आई कैंट अफोर्ड इट। वापस आ गए। नए जब फिर फ्लाइट कैंसिल हुई तो मैं माउंट रोड पे घूम रहा था, ये टाइम पास करने के लिए, क्योंकि उस समय इतना फ्रेंड सर्कल नहीं था। आज तो चेन्नई में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मेरे नहीं था मेरा फ्रेंड सर्कल उतना। तो वो जो सेम चलो रोड पे बैठा हुआ मिला। मैंने कहा अरे कल तो आप उस 5 स्टार होटल में थी, आ जाओ। बोले बिल्कुल ठीक है, हर थर्सडे को मैं यहीं आता हूँ, मैंने यहीं से अपना कैरियर स्टार्ट किया है, एंड आई चार्ज ओनली 3 रुपीज़। मैंने देखो 3 रुपये क्या है, देखो। देन ही टोल्ड एवरीथिंग कि मतलब आप 28 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट करोगे और बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, स्टील रिलेटेड बिजनेस होगा, देश विदेश में नाम होगा। मैं कुछ भी बोलती हूँ, छोड़ दिया उसको। नहीं उसका बोला जो है वो सब फलीभूत हुआ, वो वाली चीज़ है। तब से मैं मान गया कि तमिलनाडु के कुछ जो एस्ट्रोलॉजर हैं कुछ बात है साथ मतलब कुछ करते हैं वो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमारे आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इस एपिसोड से उनको उनके जीवन के लिए कुछ उद्देश्य ऐसे मिलेंगे कि हम आगे बढ़ के गोपाल दास जी अग्रवाल की जो जीवनी है उससे सीख लें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।